हेलो दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक के वीडियोज मैथ्स और साइंस के चाहते हैं वो इस पर आसानी से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 10th के लिए। फिर इसका फर्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाइएगा वैसे ही आप नोट्स बनाते जाइएगा। पहले वीडियो समझिएगा, फिर उसके बाद नोट्स बनाइएगा। साथ में एक फॉर्मूले की कॉपी बना लीजिएगा, पतली कॉपी। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आएंगे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और टाइम टाइम पे उसका रिवीजन करते रहिएगा। और साथ ही में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा 2019-20 के। आप वो भी क्वेश्चन देखते जाइएगा जिससे कि आप समझ सके कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइट क्या होता है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। कोई भी वस्तु हमें पृथ्वी पे दिखाई देती है लाइट की वजह से दिखाई देती है। अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्यों? लाइट होती ही नहीं है। लाइट है तो रे ऑफ लाइट का कंसेप्ट भी आएगा। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? ए रे ऑफ लाइट इज ए पाथ फॉलोड बाई लाइट एनर्जी इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एनर्जी जो पाथ फॉलो करती है उसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इन्हीं रे ऑफ लाइट का हम अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं तो बन जाता है हमारा बीम ऑफ लाइट। तो आप तीनों फिगर दे सकते हैं, सिंगल रे ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ पैरेलल रेज और एक सिंगल सोर्स। ये सोर्स है। एक सिंगल सोर्स से लाइट कैसे निकलता है इधर आप देख सकते हैं। लाइट का दो तरह का नेचर होता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल और समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव। अगर पार्टिकल की तरह हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है तो हमें रे ऑप्टिक्स पे पढ़ना होगा। अगर हम पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है अगर ये पढ़ते हैं तो इससे एक्सप्लेन होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करता है। अगर हमें ये पता करना है कि लाइट कैसे बेंड होता है ऑब्जेक्ट के राउंड में तो हमें पढ़ना होगा कि लाइट वेव की तरह कैसे बिहेव करता है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट है। वेव की तरह कैसे बिहेव करता है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी केवल हम पढ़ेंगे कि लाइट पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है, जैसे कि हम फोटॉन्स बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग आर बाउंसिंग बैक द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। एक रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर सरफेस होता है इस पर कि एक इंसिडेंट लाइट आती है और टकरा के वापस चली जाती है। तो जो लाइट रेज आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होती है? जो टकरा के वापस जा रही है उसे बोलते हैं विच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पढ़ लिया हमने, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पढ़ लिया। अब दो एंगल होते हैं, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और एक नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच में होता है। अब इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे हैं ये फिगर के माध्यम से हम समझेंगे इसको। तो देखिए आप लोग, दो तरह का सर आप इधर आप देख रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रही है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो ये सरफेस आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पर टकरा के किधर चली जा रही है? ये रे इंसिडेंट रे आ रही है, टकरा के वापस चली जा रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे। और जो ये एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है?
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसे हम नाम दे देते हैं ए, ये है आपका ओ, ये है आपका एन, ये है आपका बी। एंगल ए ओ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल एन ओ बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम पढ़ेंगे अब लोग व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आर, दोनों इक्वल होते हैं। और साथ साथ में एक और लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये तीनों रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होता है। कुछ बातें हमें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। पहली बात यह कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है सीधे आ रही है, नॉर्मल के अबाउट आ रही है ऐसे, तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब कि ये वापस चली जाएगी। कैसे? ऐसे। वही लिखा है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। और साथ साथ में ये बात जाननी पड़ेगी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्फेरिकल और कर्व सरफेस दोनों के लिए होता है। स्फेरिकल और कर्व सरफेस के लिए ये बात होता है। इमेज क्या होता है? इमेज होता है द पिक्चर ऑफ आवर फेस इन द मिरर। मिरर में जो भी हम देखते हैं पिक्चर, अपनी फोटो देखते हैं, फेस देखते हैं, वो हमारा फेस का इमेज होता है। दो तरह की इमेज होती है, एक होती है कि रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, रियल इमेज फॉर्म होगा। लेकिन अगर यही रेज ऑफ लाइट डू नॉट मीट एट ए पॉइंट बट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, इसमें जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज होती है एक्चुअली मीट नहीं करती है, इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। इससे हम स्क्रीन पे मिल सकता है हमें ये इमेज हम स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते। रियल इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, फ्रंट ऑफ ए मिरर मिलता है, मिरर के सामने मिलता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है बिहाइंड द मिरर मिलता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा मिलता है रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज क्या मिलता है? हमेशा करेक्ट मिलता है। अब फिगर देखिए, ये वर्चुअल, ये वाला ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज का है, ये रियल इमेज कैसे? ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये हमारी आई से पे आ रही है, रेज आ रही है, कहाँ से? ऑब्जेक्ट, लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से और हमारी आईज पे टकरा रही है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस। ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है। देखिए इधर पीछे की तरफ मीट कर रही है। इसका इमेज कहाँ मिल रहा है? बैक साइड ऑफ द मिरर मिल रहा है। अब इधर देखिए, रियल इमेज में देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका रियल इमेज है, हम यहाँ देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, वो एक्चुअली मीट कर रही है कहाँ पे? यहाँ पे। रियल इमेज आपको यहाँ मिल रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रहा है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे रियल इमेज मिल रहा है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। हमें प्लेन मिरर के सामने इमेज कैसे फॉर्म होती है ये हम देखेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर है, जैसे कि आप प्लेन मिरर कहाँ देख रहे हैं? आप प्लेन मिरर ये देख रहे हैं, ये प्लेन मिरर है, ये है प्लेन मिरर। फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे जा रही है, फिर टकरा के लौट आ रही। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जा रही है तो रिट्रेसेस इट पाथ, वापस आ गई। ऐसे ही एक इंसिडेंट रे यहाँ जा रही है, ये टकरा के रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जा रही है। अब इन दोनों से ये जो रिफ्लेक्टेड रही है इसको पीछे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रही है दोनों को पीछे मिलाएंगे तो बैक साइड में एक इमेज मिल रहा है। तो कैसा इमेज मिल रहा है? देख रहे हैं आपको, सेम साइज का इमेज मिल रहा है, जैसा इमेज इधर है वैसा इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट इधर है वैसा इमेज इधर मिल रहा है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन इज ऑलवेज वर्चुअल, एक्चुअली मीट नहीं करी ना लाइट रेज, इसलिए वर्चुअल है। और इरेक्ट, देखिए सीधा इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज है, वर्चुअली नहीं इरेक्ट मिलता। पहला पॉइंट ये है, प्लेन मिरर में कैसा इमेज मिलता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज कैसा होता है?
इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इस इमेज का है, तो दोनों का साइज सेम होता है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस जितना u है, मतलब जितना ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इमेज का प्लेन मिरर से। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट द लेफ्ट साइड। जैसे ये फिगर देखिए आप, सेकंड फिगर, इसमें आप ये हैं और आपका मिरर इधर है, ये प्लेन मिरर आपका इमेज। तो आप देखेंगे अगर आपका ये राइट हैंड है इधर लेफ्ट हैंड बन जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड है इधर राइट हैंड बन जाएगा। तो लेटरली इन्वर्टेड मिलता है, जो आपको इमेज मिलता है कैसे मिलता है, लेटरली इन्वर्टेड मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। इन मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है या स्फेरिकल होता है, उसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्केव मिरर इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर हुज आउटर सरफेस मींस बल्जिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्केव मिरर है, इसका आउट, ये कॉन्केव मिरर है, इसका आउटर सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस देख रहे हैं आप, ये सरफेस जो है ये सिल्वर्ड होता है। एंड इनर सरफेस मीन्स दिस सरफेस, दिस सरफेस, इनर सरफेस कैसा होता है, और डिप्रेस सरफेस कैसा होता है, एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। तो कॉन्केव मिरर में आउटर सरफेस जो होता है सिल्वर्ड होता है, और इनर सरफेस जो डिप्रेसिंग नेचर का होता है, डिप्रेस सरफेस होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जस्ट इसका अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, और इसका आउटर सरफेस, हुज आउटर सरफेस एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटर सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये सरफेस देखिए, ये सरफेस कैसा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनर सरफेस सिल्वर्ड होता है, ये इनर सरफेस कैसा है, सिल्वर्ड। तो हमें आपको समझ में आ गया कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, और दोनों एक हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। हॉलो स्फीयर दिख रहा है, ये पूरा हॉलो स्फीयर, इसके पार्ट होते हैं दोनों। देखिए हमारे घर, सबके घर में स्पून होता है, तो जिसका इनर पॉलिश सरफेस, द इनर पॉलिश सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स एज ए कॉन्केव मिरर। इनर पॉलिश सरफेस जो होता है वो कैसा काम करता है, कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है। और जो आउटर बल्जिंग सरफेस होता है, आउटर पॉलिश सरफेस कैसा काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। तो स्पून में आप अपना देख सकते हैं, इनर जो सरफेस होगा, इनर पॉलिश सरफेस कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा, आउटर मींस बल्जिंग सरफेस जो होगा कैसा काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, कुछ टर्म्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर। जिस हॉलो स्फीयर का मिरर बना होता है उसका जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हॉलो स्फीयर जिसका कि मिरर बना हुआ है उसका रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी डिनोट करते हैं। पोल मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब पिछला फिगर जाइए, पिछला फिगर जाइए, यहाँ आपको दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिख रहा है आपको, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिख रहा है, पोल भी दिख रहा है। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दिख रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड अपर्चर। जो डायमीटर स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है वो अपर्चर कहलाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन अदर साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है, ये हम पढ़ा था हमने, ये हॉलो स्फीयर किसका किसका, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर सी एंड पोल ऑफ द, पोल कहाँ था, पोल यहाँ था,
ये जो एक्सटेंडेड लाइन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आगे में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a spherical mirror where the rays of light parallel to principal axis meet or appears to meet after reflection from the spherical mirror is called principal focus। क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहली बात तो ये प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये आपकी रेज ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पैरेलल रेज जो आ रही है इससे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज जो आ रही है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के जहाँ से गुजरती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। दिस इज प्रिंसिपल फोकस। देखिए पैरेलल रेज जैसे आ रही है वो टकरा के प्रिंसिपल फोकस पे जा रही है। सेम इसमें भी पैरेलल रेज आ रही है, ये टकरा रही है किधर, एक्चुअली नहीं, अपीयर्स टू मीट एट है प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर केस, और कॉन्केव मिरर में एक्चुअली मीट कर रही है प्रिंसिपल फोकस पे, यही है प्रिंसिपल फोकस। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, ए प्लेन नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो प्लेन होता है और जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास होता है, कौन सा प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, कौन सा प्लेन कहलाएगा, फोकल प्लेन। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ भी आपको समझ में आ गया। तो 2000 CBSE 2011 में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल फोकस एंड अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना, डिस्क्राइब करना था जिससे कि हम कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस पता कर सकें। तो आपको क्या लिखना होगा इस एक्टिविटी में, आपको स्टेप्स लिखने होंगे। जैसे कि पहला स्टेप लिखना होगा, टेक ए कॉन्केव मिरर एंड अलाउ रे ऑफ सनलाइट टू फॉल ऑन इट। नाउ टेक ए स्मॉल, सेकंड पॉइंट लिखना, नाउ टेक ए स्मॉल वाइट पेपर एंड मूव इट टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर। पहले हम कॉन्केव मिरर लेंगे, उसके बाद एक स्मॉल पेपर लेंगे सेकंड स्टेप में, उस स्मॉल पेपर को हम कॉन्केव मिरर के पास लेते जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है ये मिरर और ये आपको दिख रहा है पेपर। जैसे जैसे आप उसको पास लेते जाएंगे तो आप पेपर की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे जिससे कि एक ब्राइटेस्ट स्पॉट दिख रहा है आपको, ब्राइटेस्ट स्पॉट पढ़ने लगे। इसका सन का जो इमेज बनेगा ब्राइटेस्ट स्पॉट की तरह उस कागज पे पड़ने लगेगा। दिस स्पॉट ऑफ द लाइट इज द इमेज ऑफ द सन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, क्या करेगा, एक पॉइंट पे ये जलने लगेगा तो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, कहाँ से, इस मिरर से लगाए इस ब्राइटेस्ट स्पॉट की तक जो इमेज होगा क्या कहलाएगा, वो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर होगा। आप स्टेप्स के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। इसे ही बोलते हैं बर्निंग ऑफ ए पेपर यूजिंग ए कॉन्केव मिरर। अब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कुछ हम साइन कन्वेंशन का ख्याल रखेंगे जो कि हम स्फेरिकल मिरर के केस में हम यूज़ करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड मिरर। हमेशा एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट किधर है, मिरर के लेफ्ट साइड में है। दस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब कि जो लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट साइड से पड़ेगी। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी हम डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लेंगे
वो पॉजिटिव लेंगे, जो हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, उसे हम उस डिस्टेंस को किस में लेंगे, नेगेटिव में। इसे हम समझेंगे कैसे। एंड द अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एट पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर के डिस्टेंस लेंगे और पॉजिटिव लेंगे, और नीचे के जो लेंगे नेगेटिव लेंगे। देखिए आप, ये मिरर है, मिरर का ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, लेफ्ट का नेगेटिव और राइट का पॉजिटिव। जैसे कि ये देखिए आप, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का इधर का डिस्टेंस, जैसे लाइट रेज आ रही है वो नेगेटिव है, और ये उसके अपोजिट में पॉजिटिव है। नीचे का हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे और ऊपर का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी इधर का नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का पॉजिटिव लेंगे, नीचे का नेगेटिव और ऊपर का पॉजिटिव। और एक बात का और ख्याल रखेंगे कि फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इस हो रहा है लेफ्ट साइड में, इसलिए हमेशा नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में है। ये फॉर्मूला आपके फॉर्मूले की कॉपी में चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। आर क्या है? आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे आप अपने फॉर्मूले की कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में यूज में आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर के केस में तो कोई हॉलो स्फीयर होता नहीं है। इसका रेडियस कितना होता है? इसका रेडियस होता है इनफाइनाइट। एंड फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर कितना? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो हमने आर भी कितना होगा, एफ कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल टू r/2। जब आर इनफाइनाइट है तो एफ भी इनफाइनाइट होगा। सेकंड क्या है? सेकंड है ड्रॉ, जो कि 2014 और CBSE 2014-2017 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a concave mirror। तो पहले तो हम कॉन्केव मिरर बनाएंगे। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन हो गई। अब हम लोग कॉन्केव मिरर बनाएंगे। ठीक है। अब क्या बोलता है ये, आपको रिफ्लेक्टेड रे का पाथ निकालना है, और दिया क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू हम बना देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, तो टकरा के कहाँ से जाएगी, टकरा के हमने पढ़ा था कहाँ से जाती है, ये जाती है फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। ये हो जाए रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। और यहाँ पे होगा आपका सी, मतलब कि क्या, सी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप मिला दिए, सी है ये। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, आई। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, आर। तो आपको मिल गया है ना। तो इसमें बोला भी था, मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये तो हमेशा ये जो लाइन जो हालो स्फीयर से लाइन होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब मीन्स ये नॉर्मल होगा, ये लाइन क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों सब मार्क हो गया। तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो इसमें केवल रे डायग्राम ड्रॉ करना था और साथ में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करना था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है, इसे हमें हमेशा याद रखना है हमको, कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से रूल्स इमेज फॉर्म जो होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में, कौन कौन से रूल होते हैं वो हम देखेंगे। पहला रूल ये है कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रहा है तो कहाँ से जाएगा, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा। कितना प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा। दोनों केस में, कॉन्केव मिरर के केस में भी
कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है और ये इधर रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, लेकिन अपीयर किधर हो रहा है, मीट हो रहा है प्रिंसिपल फोकस पे। सेम अब दूसरा रूल क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से होके आ रहा है, देखिए जा रहा है फोकस से होके, फोकस से होके जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। सेम केस यहाँ देखिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ है इस केस में, इधर है, फोकस से होकर अपीयर हो रहा था, जाने की कोशिश अपीयर हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, लेकिन टकराने पर क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दो रूल पढ़ लिया हमने। तीसरा रूल देखेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो क्या होगा, रिट्रेस करेगा अपने ही पाथ को, इधर से आ रहा था क्योंकि ये नॉर्मल है, जो कि ये रे जो है ये हॉलो स्फीयर के नॉर्मल है, तो नॉर्मल में अगर कोई रे आता है, इंसिडेंट आता होता है तो रिट्रेसेस इस पाथ करता है। सेम केस में अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर्स टू मीट जर्नी अपीयर्स टू जा रहा है, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, वापस लौट जाएगा यहीं से। चौथा रूल क्या है, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रहा है, ट्रेवलिंग ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऑब्लिक्यूली जा रहा है, तिरछा जा रहा है, इससे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फिर ऑब्लिक्यूली ये निकल भी जाएगा, ठीक है। सेम इसमें भी केस में कॉन्वेक्स में ऑब्लिक्यूली जा रहा है, ऑब्लिक्यूली निकल जाएगा, ये एंगल आई, जितना एंगल पे ये ऑब्लिक्यूली आएगा उतना ही एंगल पे निकल जाएगा। इमेज कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, कॉन्वेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आप इसको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसे कैसे फॉर्म होता है, एक कॉन्केव मिरर, पहली बात तो हमेशा रियल इमेज मिलता है कॉन्केव मिरर में, एज वेल एज वर्चुअल इमेज मिलता है। द पोजिशन and nature of the image formed by a concave mirror depends upon the position of the object। जो भी अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते जाएंगे मिरर के सामने, वैसे वैसे ही इमेज की भी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो पहला आप केस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, पहला केस ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इससे जो नेचर ऑफ इमेज मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। समझेंगे कैसे, देखिए इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रेज आएंगी यहाँ से, पैरेलल रेज आ रही है, टकरा के कहाँ से आएंगी, बाय रूल प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, ऊपर वाली रेज भी प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, नीचे वाली रेज दोनों कहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही हैं, मीट कर रही हैं प्रिंसिपल फोकस पे। तो आपको इमेज कहाँ मिलेगा, इमेज मिलेगा आपको प्रिंसिपल फोकस पे, और कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा और इन्वर्टेड मिलेगा। एंड साइज कितना होगा, हाईली डिमिनिश्ड, देखिए कोई साइज नहीं, हाईली डिमिनिश्ड साइज मिलेगा यहाँ पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द कर्वेचर ऑफ, अब ऑब्जेक्ट को हम धीरे पास लेते जाएंगे मिरर की तरफ, पहले इन्फिनिटी पे था, अब कहाँ पे है, बियॉन्ड द कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी यहाँ है, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ए बी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ हुआ, बिटवीन फोकस, यहाँ गलत हो गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर ऑफ इमेज कैसे मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, डिमिनिश। समझेंगे कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट है, एक रेज पैरेलल रेज यहाँ से आएगी टकरा के सेंटर फोकस से चली जाएगी, और एक रेज ऑब्लिक्यू यहाँ पे आ रही है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये ऐसे ही वापस हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों कहाँ पे टकरा रहे हैं, इस पे ए डैश पॉइंट पे टकरा रहे हैं, इमेज कहाँ मिलेगा, ये ए डैश बी डैश, तो आपको दिख रहा है इसका साइज कैसे मिल रहा है, डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा मिल रहा है। और कहाँ मिल रहा है इसका पोजीशन, सॉरी सही था,
पोजीशन ऑफ द इमेज था ये, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, क्लियर। और रिलेटिव साइज कैसा हो रहा है, डिमिनिश्ड मिल रहा है। आगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, और पास आएंगे हम, ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये भी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसका इमेज भी यही मिल रहा है। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट का ये पैरेलल रेज है, आ रहा है, इन पर फोकस से टकरा के चला जा रहा है इधर से, और दूसरा रेज आ रहा है, इन पर फोकस से गुजर रहा है, और इस पर फोकस से गुजरेगा तो बाई रूल कहाँ से जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये रेज और ये रेज यहाँ पे मिल रहा है, ए डैश पे। इमेज कौन सा होगा, ए डैश बी डैश, तो इसका इमेज जो होगा सेम साइज, ए डैश बी डैश का साइज ए बी के साइज के बराबर होगा। और क्या होगा, रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रहा है, मिरर है ये, मिरर के फ्रंट में मिल रहा है, इसलिए रियल है। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि जस्ट उल्टा मिल रहा है। रिलेटिव साइज कैसा है, सेम साइज है। चौथा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, और पास लाएंगे, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर पे और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। फिर पैरेलल, इसमें देखिए रेज ऐसे जा रही है, ये रेज कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जैसे जा रही है वैसे ही वापस आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, एक रेज तो ये हो गई, दूसरी रेज एक पैरेलल रेज जाएगी ऐसे, कहाँ से गुजर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। तो ये दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, ए डैश पे मिल रहे हैं। तो अब इमेज का साइज दिख रहा है आपको, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से अधिक दिख रहा है, तो रिलेटिव साइज आपका इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड। और कहाँ पे मिल रहा है, बिटवीन एफ एंड 2f और बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यहाँ है, सी के बियॉन्ड मिल रहा है। और नेचर कैसा है, फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल है, और उल्टा है, इन्वर्टेड है। और पास को इमेज ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ फोकस पे। एक रेस कैसे आ रही है, जो सी से जा रही है, देखिए सी से जा रही है तो वापस ऐसे ही आ जाएगी। दूसरी रेस पैरेलल जा रही है, जो कि प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। देखिए दोनों कहीं मीट ही नहीं कर रहे हैं, ये रेज और ये रेज कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ मिलेगा, एट इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि रियल इसलिए क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रहा है, इन्वर्टेड इसलिए कि देखिए पैरेलल रेज नीचे की ओर जा रही है। और रिलेटिव साइज कैसे दिख रहा है आपको, हाईली मैग्नीफाइड दिख रहा है, ठीक है। छठा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल कहाँ है आपका, पोल यहाँ है और प्रिंसिपल फोकस यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन दोनों के बीच में। तो फिर वही एक रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, दूसरी रेज ऑब्लिक्यूली जाएगी पोल पे, फिर ऑब्लिक्यूली निकल भी जाएगी, देखिए निकल जाएगी। फिर दोनों अब एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, ये रेज और ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपीयर टू मीट कर रहे हैं। कहाँ, यहाँ ए डैश पे। इमेज जो मिल रहा है ए डैश बी डैश पीछे मिल रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल इमेज। रियर साइड ऑफ द मिरर मिल रहा है आपको, वर्चुअली मिल रहा है और सीधा मिल रहा है। कॉन्केव मिरर के केस में यही एक केस है जो कि जिसमें इमेज जो मिल रहा है पीछे मिल रहा है। और रिलेटिव साइज कैसे मिल रहा है, मैग्नीफाइड। देखिए इमेज का साइज इससे अधिक है, ए बी से, ऑब्जेक्ट के साइज से, क्लियर। अब इसको, ये आपका समरी है जो अभी आपने पढ़ा, क्या कैसे कैसे इमेज मिलता है, रियल एंड डिमिनिश्ड भी मिलता है, रियल एंड डिमिनिश्ड मिलता है, रियल एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट मिलता है, रियल एंड मैग्नीफाइड भी मिलता है, एंड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड भी मिलता है। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के। जैसे देखिए इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो पोजीशन मिलेगा, अब इमेज किस पे मिलेगा, फोकस पे। और साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल इन्वर्टेड। हर केस में रियल इन्वर्टेड मिल रहा है इमेज का नेचर। लेकिन जब
ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा है आपको इमेज। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इस टेबल को आप हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में काम में आएगा। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन और यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। पहला तो इसका यूज होता है रिफ्लेक्टर में। कैसे? कॉन्केव मिरर्स आर यूज इन व्हीकल हेडलाइट, जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको, सर्च लाइट्स में और टॉर्चेज में, क्योंकि ये इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है। कैसे? देखिए, ये देख रही है आप, कॉन्केव सरफेस है, आप टॉर्च देख रहे हैं, टॉर्च इसका जो सरफेस, ऊपर का जो सरफेस होता है कैसा होता है? कॉन्केव सरफेस होता है। देखिए कैसे काम करता है। बीच में एक बल्ब लगा होता है, कहाँ पे बल्ब लगा होता है? प्रिंसिपल फोकस पे। इससे लाइट रेज निकलती हैं, लाइट रेज निकल रही हैं, फिर ये पैरेलल रेज के फॉर्म में कन्वर्ट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वही हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है। देखिए कॉन्केव मिरर इस तरह ये काम करता है। फिर दूसरा क्या है, कहाँ यूज होता है? ये सेविंग एंड मेकअप मिरर में यूज होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू ए कॉन्केव मिरर, जब कॉन्केव मिरर के में ऑब्जेक्ट को क्लोज में रखते हैं, मीन्स बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर रखते हैं, कैसा मिलता है आपको? इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज मिलता है। लास्ट वाला केस याद रखिए आप लोग, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? पोल एंड फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? बिहाइंड द मिरर मिलेगा और इनलार्ज इमेज मिल रहा है और सीधा इमेज मिलता है। सेविंग मिरर्स में या मेकअप मिरर्स में ये फिगर देखिए आप, आपको नोज और लिप्स जो है आपको इग्नोरांस दिख रहा है, इमेज ऑफ द फेस इज मैग्नीफाइड। और कहाँ पे कॉन्केव मिरर्स का यूज है? इन सोलर फर्नेसेस में यूज है इसका। देखिए सोलर फर्नेस है, व्हेन ए पैरेलल beam of sunlight falls on a concave mirror, this beam is brought to focus on a focus of the concave mirror। जब पैरेलल रेज मिलती हैं, देखिए ये क्या है? ये सोलर फर्नेस है। सोलर फर्नेस ये दिखा था, ये सोलर फर्नेस है। बीच में क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है सोलर फर्नेस के ऊपर में एक वेसल रखा हुआ है, इस पर कुछ भी हम हीट कर रहे हैं। होता क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पैरेलल रेज आती हैं और हम इसको, इस वेसल को हम रख देते हैं फोकस पे। पैरेलल रेज जो आती हैं सन से, वो रिफ्लेक्ट होके इस पे फर्नेस पे पड़ती हैं, जिससे ये वेसल हीट होता है। इन हॉस्पिटल्स में कैसे? डेंटिस्ट और जो ईएनटी होते हैं स्पेशलिस्ट, उनको इनलार्ज इमेज चाहिए, टीथ का, नोज का, आईज का, थ्रोट का, इन ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, तो वहाँ पे ये कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, जिससे इनको इलाज इमेज मिले, इसे ये आसानी से रोग का पता लगा सकें। अब हमने कॉन्केव मिरर का तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर्स ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट जो होता है, अब यहाँ पे तो सब देखिए, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब किधर है? राइट साइड में, और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड रहने वाला है। तो यहाँ दो ही केस मिलेगा। पहला कौन सा केस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो देखिए एक रेज ऐसे आ रही है, टकरा के ऐसे चली आ रही है, अपीयर टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस, और एक रेज ऐसे आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। दोनों रेज कहाँ मिल रही है? टी डैश पॉइंट पे, टी डैश पॉइंट पे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टी डैश एस डैश, ऑब्जेक्ट क्या है? टी एस। तो कैसा कैसा? देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ मिल रहा है? बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में इमेज मिल रहा है, एंड बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है इसके पीछे मिल रहा है, इमेज कहाँ मिल रहा है? बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है इसका? साइज आपको दिख रहा है, छोटा है। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा है? सीधा है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों बोला है? क्योंकि रियर साइड ऑफ द मिरर मिल रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दूसरा केस क्या होगा? या तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो, पैरेलल रेज आएंगी, कहाँ पे मिलेंगी? अपीयर टू मीट करेंगी प्रिंसिपल फोकस पे।
आपको इमेज कहाँ मिलेगा, इनका फोकस पे मिलेगा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट द फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड साइज। देखिए कौन साइज। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल मिलेगा क्योंकि बिहाइंड में मिरर है, इरेक्ट मिलेगा, सीधा मिलेगा। तो इसमें यही टेबल अभी आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर केस वाला हमेशा कैसा केस मिलेगा, इसमें इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलता है। अब इसका कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज है, तो ड्राइवर्स मिरर या रियर व्यू मिरर होता है, जो ड्राइवर के साइड में एक मिरर होता है, आप लोग गाड़ी में देखते हैं। इसमें ड्राइवर क्या होता है, पीछे का देखता है, पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ट्रैफिक में। तो उसमें जो यूज करते हैं मिरर, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, बिकॉज दिस मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। क्यों, क्योंकि ये सीधा इमेज मिलता है और साथ साथ में डिमिनिश्ड इमेज मिलता है। डिमिनिश्ड इमेज मिलने से क्या फ़ायदा है ड्राइवर को, उसको जो है ट्रैफिक ओवर लार्ज एरिया बिहाइंड द व्हीकल उसको देखने को मिलता है। देखिए ये देखिए, तो कौन सा इमेज यूज़ करता है, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, रियर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। देखिए लेफ्ट मिरर में कितना दिख रहा है, कितना पोर्शन, फिर गाड़ी का एक छोटा सा पीछे वाली गाड़ी का दिख रहा है। एक कॉन्वेक्स मिरर में देखिए पीछे की पूरी गाड़ी दिख रही है ना ये। अब और कहाँ यूज है कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का यूज है आपका स्ट्रीट लाइट्स में यूज है। कॉन्वेक्स मिरर यूज इन स्ट्रीट लाइट्स टू डाइवर्जेंट लाइट ओवर ए लार्ज एरिया, क्योंकि लार्ज एरिया में उसको कवर करना होता है स्ट्रीट लाइट्स को, इसलिए वहाँ भी यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। और बिग शॉपिंग स्टोर्स में भी यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ इन बिग शॉपिंग स्टोर्स टू वॉच द एक्टिविटीज ऑफ कस्टमर। कस्टमर क्या क्या देखिए आप, ये में देखिए पूरा का पूरा को शॉप ही दिख रहा है। इस केस में भी देखिए आपको पूरा का पूरा शॉप दिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, आप इसको देख लीजिए। फील्ड व्यू ऑफ ए प्लेन मिरर इज स्मॉलर देन द फील्ड व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हम प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाते हैं स्टोर्स में, ग्रॉसरी स्टोर्स में, शॉपिंग मॉल्स में, क्यों, क्योंकि इसका जो फील्ड व्यू होता है वो कम होता है। इससे फील्ड व्यू ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कैसे, देखिए आप प्लेन मिरर है, इसका फील्ड व्यू कितना है, नैरो फील्ड व्यू। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका देखिए ऐसा कैसा है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा केस मिल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा क्या मिल रहा है, आपको लार्जर व्यू मिल रहा है, वाइडर व्यू मिल रहा है, वाइडर व्यू मिल रहा है। तो आपने देखिए कैसे वाइडर व्यू मिल रहा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। To form the full size image of an object in a plane mirror, the size of the plane mirror should be half the size of the object. अगर आपको फुल साइज इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर का साइज कितना होना चाहिए, प्लेन मिरर का साइज होना चाहिए हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फुल साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय ए कॉन्केव मिरर ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉर अवे फ्रॉम द मिरर। अब आपको अगर कॉन्केव मिरर में फुल साइज इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट इज फॉर अवे फ्रॉम द मिरर, बहुत दूर होना चाहिए मिरर से। फुल साइज इमेज आपको ऑब्जेक्ट चाहिए आपको अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, आपको इस पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है मिरर से। तो आप देखिए यहाँ पे कि कैसे प्लेन मिरर के केस में साइज मिल रहा, आपको इमेज मिल रहा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, इस साइड में ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट है, और इस साइड में इसका इमेज मिल रहा है। तो जितनी दूरी पे यहाँ पे ये है यू है, उतनी दूरी पे इसका इमेज मिल रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज, मिरर का साइज जो है
हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना ही मिरर का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। अब ये फॉर्मूला यानी कि मिरर्स फॉर्मूला आपके फॉर्मूले की कॉपी में जाएगा। क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, u क्या है, f क्या है, देखेंगे हम लोग। v है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है मिरर से। u क्या है, इमेज का डिस्टेंस, कितनी दूरी पे इमेज है। सॉरी, v इमेज है तो u क्या, ऑब्जेक्ट है। f क्या, फोकल लेंथ है। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट। मतलब कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो, क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। एच डैश क्या है, इमेज का साइज। एच क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम यूनिट है। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, एम इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी क्या है बताए थे, इमेज का डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला एंड ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपके फॉर्मूले की कॉपी में चले जाएंगे, आजकल न्यूमेरिकल्स में यूज भी हो। अब देखिए, तीन तरह का मैग्निफिकेशन होता है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, नेगेटिव मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या होता है, मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट, मतलब दोनों सीधे हैं ऊपर के साइड में। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट मीन्स इरेक्ट। सिंस वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। सो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फाउंड बाय ए स्पेक्ट्रल मिरर इज वर्चुअल। मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब इमेज वर्चुअल होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपराइट। नेगेटिव मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिलेगा मीन्स द ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होता है, तो इमेज आपको कैसे मिलेगा, नीचे इन्वर्टेड मिलेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज अपराइट देन द इमेज इज इन्वर्टेड, सिंस रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसे मिलता है, इन्वर्टेड। सो नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट क्या करता है, इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर इज रियल, रियल होता है, इसलिए नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब m इज इक्वल टू प्लस 1 मीन्स साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कब मिलता है, इन प्लेन मिरर के केस में, मीन्स बोथ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इरेक्ट, दोनों सीधे हों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, क्या कि ये जो सीबीएसई बोर्ड में 2011 और 12 में आया था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the following distance from a concave mirror of the focal length 15 centimeter, 10 centimeter, 30 and 40 centimeter, which position of the object will produce up? तो इसमें हमें ये पता करना है कि किस पोजीशन पे, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड रियल इमेज एंड इनलार्ज रियल इमेज एंड इमेज ऑफ सेम साइज। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि f कितना दिया है, f दिया है 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर के केस में हमें वर्चुअल इमेज कब मिलता है, इस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस केस में 10 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज के केस में कितना होगा ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर, ये 15 एंड 0 के बीच में है 10। वर्चुअल इमेज कब मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, मतलब पहले केस में आपको क्या मिलेगा, ए वाले केस में वर्चुअल इमेज मिलेगा। डिमिनिश्ड रियल इमेज कब मिलेगा, ए रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज मिलता है आपको व्हेन ऑब्जेक्ट इज
बियॉन्ड एफ और 2C। टेबल याद करिए आप लोग, बियॉन्ड 2F और C से दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो आपको डिमिनिश्ड रियल इमेज मिलेगा। 2F कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से अधिक कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो डिमिनिश्ड रियल इमेज कब मिलेगा? 40 सेंटीमीटर में। 40 सेंटीमीटर पे कौन सा इमेज मिलेगा? डिमिनिश्ड और रियल इमेज, डिमिनिश्ड एंड रियल इमेज। एंड इन लार्ज रियल इमेज कब मिलेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F एंड 2F। F कितना है? 15, 2F कितना होगा? 30, दोनों के बीच में क्या आएगा? 20। तो 20 पे आपको कौन सा मिलेगा? 20 सेंटीमीटर में इनलार्ज्ड रियल इमेज। एंड इमेज ऑफ सेम साइज कब मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? C और 2F पे हो। F कितना है? 15 to 2F कितना? 30 सेंटीमीटर पे कैसा मिलेगा? जब सेम साइज का इमेज मिलेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2011 में क्वेश्चन आया था, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स हिज इमेज हैविंग ए वेरी लार्ज हेड एंड लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज। बोल रहा उसका हेड जो है वो बहुत लार्ज साइज में मिले और जो लेग हो नॉर्मल साइज में मिले। तो कौन कौन सा मिरर हम लोग यूज करेंगे? तो भाई हेड लार्ज किस में मिलेगा? हम लोग याद करिए, मेकअप मिरर इसमें कॉन्केव मिरर के केस में। तो लार्ज हेड के लिए ऊपर में चाहिए कॉन्केव मिरर चाहिए, कॉन्केव मिरर चाहिए। और लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज कब मिलेगा? जब प्लेन मिरर केस हो। कब हो? कब नॉर्मल साइज मिलता है? जब प्लेन मिरर। तो लेग्स नॉर्मल कब मिलेगा? नीचे में प्लेन मिरर हो और ऊपर में कॉन्केव मिरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज। अब आप गिवन लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज, मतलब एच ऊपर की ओर होगा, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रहता है। एच कितना है? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है तो माइनस में होगा कि लेफ्ट साइड में है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसका है? कॉन्केव मिरर है, इसका ये भी लेफ्ट साइड में होता है, -15 सेंटीमीटर हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन वहीं पे रखेंगे जहाँ पे इमेज मिलेगा, मतलब भी आपको पता करना, भी पता करना कितना है। तो गेट अ शार्प इमेज आल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज, एच डैश निकालना है। ठीक है। तो पहले आप मिरर फॉर्मूला यूज करिए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू रखिए, u की वैल्यू रखिए यहाँ पे, u की वैल्यू यहाँ पे, f की वैल्यू यहाँ से रखिए। यहाँ से आप v की वैल्यू पता कर लेंगे। v की वैल्यू कितनी आएगी? अब सॉल्व करेंगे तो आएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं, m = क्या होता है? h डैश अपॉन h = -v/u। यहाँ से आप h की वैल्यू रखिए, यहाँ से h की वैल्यू, v की वैल्यू आपको पता चल गई है 60 -60, u की वैल्यू भी आपको पता है -20। आपको यहाँ से h डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15 सेंटीमीटर। तो आपको कैसा इमेज मिलेगा? आप देखिए पहली बात कि पहले बात v = -60 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब माइनस मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब कि आपको फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज मिल रहा है। तो कैसा इमेज मिलेगा? रियल इमेज मिलेगा। और ये एच डैश निगेटिव में आ रहा है, मतलब नीचे मिल रहा है इमेज, मतलब उल्टा मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको जो इमेज मिलेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसका आप लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया था पहले। उसमें आप पुट कर लीजिएगा एच की वैल्यू। कैसे आप लोग कैसे करेंगे बता देते हैं, कि एग्जाम्पल लेके बताते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे पहले ऐसे, उसके बाद कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? u -20 दिया हुआ है, आप यहाँ से -20 ले लीजिए। ठीक है, -20 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है।
फिर क्या दिया है, एफ -15 दिया है, एफ यहाँ पर एफ हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये -15 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये पैरेलल रेज जो जाएंगी, ये पैरेलल रेज वाली जो लाइन होगी ऐसे जाएगी और यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर एक ऐसे जाएगी, यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा। तो आपको जो इमेज मिलेगा और ये उल्टा मिल रहा है, ये इसके हाइट कितनी आ रही है, -15 सेंटीमीटर, और ये v कितना आ रहा है, v आ रहा है -60 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। हम लोग इससे रेडायनामिक चीज सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर और डिफरेंट फोकल लेंथ दिया हुआ है, और कॉन्केव मिरर्स हैं ये तीन। आउट ऑफ 3 इन विच केस मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस केस में सेम साइज मिलेगा। सेम साइज कब मिलता है कॉन्केव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो। 2f कौन सा केस, इसमें 2f पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, थर्ड वाला केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, f = 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखा है 20 पे, तो आपको v भी मिलेगा 20 सेंटीमीटर पे। थर्ड के केस में आपको सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। विच मिरर इज बीइंग यूज्ड एज ए मेकअप मिरर, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज ए मेकअप मिरर। कैसे, कब, जब किस केस में आपको कॉन्केव मिरर वाला रहेगा, सेकंड केस में क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकल और पोल के बीच में। 10 है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फोकल लेंथ कितना है 15। तो सेकंड वाला केस में आपको मेकअप मिरर वाला केस है, आपको ऑब्जेक्ट का जो व्यू मिलेगा, इमेज मिलेगा, वो इनलार्ज मिलेगा। ड्रा द रे डायग्राम फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप इसका रे डायग्राम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का यू की वैल्यू और एफ की वैल्यू रख के बी आप दिखाइए कैसे मिल रहा है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ। लाइट रेज का जो स्ट्रेट पाथ से मुड़ जाती हैं, कब, when they pass obliquely from one medium to another medium, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सम फिनोमेना ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। अब कुछ इसका डेली फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, कैसे कैसे कहाँ मिलता है देखिए। ए स्टोन आर ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अगर आप किसी स्टोन को या कॉइन को आप बकेट में डाल देंगे तो लगेगा कि ये थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा ऊपर में। किस वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। The letter printed on the page of a book appears to be raised when seen through a glass slab. जब किसी पेज पे या बुक पे कोई लेटर प्रिंट होता है, जब हम ग्लास स्लैब लगा के देखते हैं तो दिखता है कि लेटर्स ऊपर दिखाई देते हैं, रेज दिखाई देते हैं। क्यों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ए पेंसिल पार्टली इमर्ज इन वाटर इन ए ग्लास अपीयर्स टू बी बेंट एट ए वाटर सरफेस। किसी पेंसिल को आप अगर वाटर या ग्लास में, इन ग्लास वाटर में डाल दें, लगेगा कि ये जहाँ से डूबी हुई है वाटर में, वहाँ लगता है कि वाटर सरफेस से ये बेंट हो गई है पेंसिल। किस वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एन एग और लेमन प्लेस्ड इन ए ग्लास फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्लास। साइड ऑफ ग्लास से आप देखेंगे एग और लेमन को, तो ये बिगर साइज का दिखाई देता है। क्यों, सेम वजह से। तो आप पहले समझेंगे कैसे क्या हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, रेयर मीडियम है एयर और ग्लास डेंसर मीडियम है। तो इंसिडेंट रे ऑब्लिक्यूली आ रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, देखिए यहाँ पे आ रही है, तो इसको तो सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये देखिए नॉर्मल के साइड अबाउट ये बेंड हो गई ना यहाँ पे, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, ऐसे ये नहीं निकली, बेंड हो गई। यही बेंडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। सेम इसका उल्टा होगा जब ग्लास से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए। देखिए नॉर्मल यहाँ पे आपका, यहाँ पे
इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है यहाँ पे, और ये इसको सीधे यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये दूर, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। मतलब कि जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के साइड में ही बेंड होगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी लाइट रेज तब आपको नॉर्मल से दूर बेंड होगी। क्लियर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ लिए थे। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? पहला तो वही सेम पिछला वाला कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया लाइन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में होंगे। और दूसरा क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई आर क्या है? वही सेम, आई इंसिडेंट एंगल है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम या N2 1। देखिए पहले पिछला एग्जाम्पल बता रहा था मैंने आपको, क्वाइन यहाँ पे एक्चुअल में रखा हुआ है, लेकिन आपको अपियर कहाँ पे हो रहा है? ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी लाइट रेज तो सीधे दिख रही है, लाइट रेज तो आप सीधे दिख रहे हैं ना। आप सेम ये बेंड वाला देख लीजिए कि पेंसिल ऐसे रखी हुई नॉर्मल, लेकिन आपको ऐसे दिखाई देती है। एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे, लेकिन नीचे अपेरेंट पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस व्हेन इंटर्स द मीडियम फ्रॉम एयर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जैसे कि एन क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई वी। एन क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि सी ऑलवेज ग्रेटर देन वी, तो देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्योर नंबर, प्योर नंबर से कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लेट द लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव मीडियम index of the medium 2 with respect to medium 1 is known as relative refractive index of the medium 2। N2 क्या रहेगा? Speed of light in the medium 1 upon speed of the light in medium 2। तो N2 1 क्या हो जाएगा? N2 upon N1 is equal to sin I by sin R। ये दोनों फॉर्मूले, N equal to C by V और N21 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये दोनों फॉर्मूले आपके फॉर्मूले की कॉपी में चले जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी ऑफ ए मीडियम आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, किससे डिसाइड होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी से डिसाइड होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? इफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लो, मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लो, then speed of light in that medium is high, क्योंकि V इक्वल टू सी बाई एन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V और N। अगर N हाई होगा तो V क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सच ए मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट ट्रेवल फास्ट। इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इसमें क्या होता है? लाइट ट्रेवल स्लो। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हाई। ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होता है तो V इक्वल टू सी बाई एन,
एन अधिक है तो वी क्या होगा, नेगेटिव स्लो, वी कम हो जाएगा, इसलिए ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस। रिफ्लेक्शन होता किस वजह से, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट मीडियम में चेंज हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इसी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, कैसे बेंडिंग होती है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू of refractive index n1 to a denser medium of refractive index n2, मतलब n2 is greater than n1, तो रिफ्रैक्टेड रेट क्या रहेगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयर मीडियम से, पहले भी हमने बताया, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रेट कहाँ होगा, बेंड्स नॉर्मल के अलॉन्ग बेंड हो जाएगा। देख लिया आपको। व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1, ये डेंसर है, ये रेयर है, तो ये देखिए आप बेंड हो गया नॉर्मल के साइड में। सेम इसका उल्टा, सब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर बेंड हो रहा है, ठीक है। मीन्स n2 इज लेस देन n1। एंड व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, परपेंडिकुलर देखिए लाइट आ रहा है, रेयर से डेंसर में आ रहा है, द रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग द नॉर्मल एंड हेंस देयर इज नो बेंडिंग, तो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होता। बेंडिंग कब होगा, जब ऑब्लिक्यूली इंसिडेंट होगा कोई लाइट में। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। अगर n1 n2 दोनों बराबर है तो भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कब कब नहीं होता रिफ्लेक्शन, जब नॉर्मली कोई लाइट इंसिडेंट हो रही हो तब, या जब दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का दोनों का सेम है। फैक्टर्स ऑन विच, किस पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे, कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम क्या है, किस मटेरियल का, जो मटेरियल मीडियम जिस मटेरियल का बना उसका नेचर क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या है, एंड कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज जो आ रही है वो क्या है। एक फॉर्मूला और भी जाएगा, n21 इज इक्वल टू n1 अपॉन n12। अब पहले हमने पढ़ा क्या था, n21 इक्वल टू 1 अपॉन n12, और n21 क्या होता है, n21 होता है n2 अपॉन n1, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपको जो नोट डाउन करने हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द स्पीड ऑफ द लाइट्स एंड इट्स वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट द सेम। जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो दो चीज़ चेंज होती है, वी स्पीड ऑफ द लाइट वी एंड वेवलेंथ भी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज मिनिमम फॉर रेड लाइट एंड मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए मिनिमम होता है, रेड लाइट के लिए मिनिमम होता है और वायलेट लाइट के लिए मैक्सिमम होता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम का होता है लेमडा एम इक्वल टू लेमडा बाई एन। अगर ये एन अधिक होगा तो लेमडा एम कम हो जाएगा। अगला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एज एन इज ग्रेटर देन वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेमडा एम इज लेस देन लेमडा एन। चौथा केस क्या, एन इक्वल टू सी बाई वी या वी इक्वल टू सी बाई एन, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लेस द स्पीड ऑफ द लाइट। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उतना स्पीड ऑफ द लाइट कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसी पे कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ए ग्लास प्लेट विच हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। एन कितना दिया हुआ है, गिवन क्या है, एन इक्वल टू 1.5। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, वी निकालना, सी आपको दे दिया है। तो फॉर्मूले सी क्या, एन इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा वी कितना आ रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो बार आया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास कैसे कैसे हो जाएगा, एन जी ए दिया हुआ है
कर दिया हुआ 3/2 एंड डब्ल्यू है वाटर 2 है कर दिया हुआ 3/2 और क्या दिया हुआ स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास दिया हुआ है v दिया हुआ है 2 × 10⁸ तो एनजीए क्या हो जाएगा पहला वाला केस में c/v तो c निकाल लीजिए आप यहाँ से एयर का निकालना ना तो c निकाल लीजिए एनजीए इंटू v एनजीए दिया हुआ है आपका इधर v इधर दिया हुआ है यहाँ से आप c निकाल लीजिए तार दूसरा वाला क्या दिया है वाटर में निकालना है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना निकालना है वाटर में निकालना है एन डब्ल्यू ए क्या है c/v सी ये पता चलिए आपको कितना है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ से आप v निकाल ली एन डब्ल्यू ए दिया हुआ है यहाँ से ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब क्या होता है व्हेन a ray of light falls on a glass slab obliquely it emerges out of the glass slab parallel to its original direction of the propagation. However, there is a shift in the path of the incident ray. This shift is known as lateral shift or lateral displacement of the ray of light. अब देखिए आप एयर से यहाँ से ग्लास में आ रहा है ना ये आ रहा है फिर ये इसी के अलावा नॉर्मल के अलावा बेंड हो गया फिर ये ग्लास एयर में आ रहा है फिर ये नॉर्मल से डेंसर से रेयर में आ रहा है तो नॉर्मल से देखिए दूर बेंड हो गया तो ये जो रे आ रही है और ये रे दोनों क्या है पैरेलल में लेकिन एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखो तो क्या बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो ये जो रे है ये जो निकल रही है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई एंगल आई दिख रहा है आपको एंगल आई ये एंगल ई दिख रहा है एंगल ये दोनों बराबर होते हैं। लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ ए ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये जो आ रही है ये आ रही है ना ये इंसिडेंट रे आप यहाँ ड्रॉ कर लिए और ये जो इमर्जेंट रे ये रे इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। किस पे डिपेंड करता है किस फैक्टर पे लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके थिकनेस ऑफ ए ग्लास जितना भी थिकनेस अधिक होगा उतना लेटरल शिफ्ट अधिक होगा और किस पे डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल जितना इंसिडेंट एंगल अधिक होगा उतना लेटरल शिफ्ट अधिक होगा। लेटरल शिफ्ट वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास शिफ्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंगल। आप समझ गए किस पे डिपेंड करता है फैक्टर पे किस फैक्टर पे। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज अब कैसे स्फेरिकल लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है पहले पढ़ेंगे। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंड होता है। आउट ऑफ दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट लीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल या तो दोनों स्फेरिकल हो या कम से कम एक स्फेरिकल हो। तो टाइप ऑफ लेंसेज कौन कौन से होते हैं कन्वेक्स लेंस पहला या इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस ए लेंस हुज बोथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल सच दैट इट इज थिक इन मिडिल एंड थिन एट एजेस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। ये थ्री टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है आपको। पहला है डबल कॉन्वेक्स दोनों कॉन्वेक्स लेंस है जोड़ दिया गया है। दूसरा क्या प्लेनो कॉन्वेक्स इधर वाला प्लेन है और इधर वाला कॉन्वेक्स है इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। तीसरा क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स ठीक है नहीं कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव का हो गया। ऐसे थ्री टाइप ऑफ कॉन्वेक्स का हो गया। थ्री टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस भी होता है डबल कॉनकेव या कॉनकेव ये है प्लेनो कॉनकेव इधर वाला देखिए प्लेन है इधर वाला ये वाला कॉनकेव है क्या है कॉन्वेक्सो कॉनकेव ठीक है एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव क्लियर। ये देखिए कॉनकेव लेंस का ये सब। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं लेंस में। द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस आर पार्ट ऑफ ये भी हेलोस्फीयर के पार्ट्स होते हैं जैसे मिरर में होता है
द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। देखिए ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, इसका ये है, इसका सेम इधर भी। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस थ्रू विच लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट पासिस अनडिविएटेड इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इसको ओ से नोट करके देखिए, यहाँ से कोई लाइट ऑफ रेज निकल रही है तो सीधे निकल, अनडिविएटेड सीधे निकल जाएगी, इसी इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है ऑफ लेंस विच वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आर अपीयर टू मीट। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से पहले में जो रेज आ रही है रिजेक्ट होकर लेंस के बाद कहाँ पे तक आ रही है? फोकस पे, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल, तो क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। या एक्चुअली मीट हो रही है कन्वर्जिंग लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस में, और कन्वर्जिंग लेंस में और डाइवर्जिंग लेंस में क्या हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है, अपीयर टू। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस क्या बोलेंगे? फोकल, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? द बीम ऑफ द लाइट may fall on either side of the lens, therefore a lens has two principal focus। ये इस साइड में भी प्रिंसिपल फोकस मिल सकता है और इस साइड में प्रिंसिपल फोकस मिल सकता है, तो इसमें टू प्रिंसिपल फोकस है, एक को F1 से डिनोट करते हैं, एक को F2 से। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? फर्स्ट फोकल प्लेन क्या होता है? द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस so that the rays of the light starting from this point after passing through the lens travel parallel or appear to travel parallel to the principal axis is called first principal focus। मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट होता है और जब रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के या अपीयर टू ट्रेवल पैरेलल, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस प्लेन पे होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फोकल प्लेन। और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस है, आप देखिए यहाँ से लाइट निकल रही है, पैरेलल जा रही है, यहाँ पे अपीयर जैसे लग रहा है यहीं पे आ रही है, यहीं से फिर पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस आप देख लीजिए यहाँ पे, सेम ऐसे सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस वेयर ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स आर अपीयर टू मीट्स आफ्टर पासिंग टू लेंस इसका सेकंड। ऐसे सेम सेकंड फोकल प्लेन होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होता है। एपर्चर ऑफ लेंस क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ लेंस एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, जैसे कि मेयर में हम लोग पढ़े थे एपर्चर, फिर क्या बोलेंगे? एपर्चर ऑफ द लेंस। नोट करना क्या है? A is said to be thin lens if the aperture of the lens is very small as compared to radius of curvature। थिन लेंस कब कहलाएगा? जबकि इसका एपर्चर जो होता है वो वेरी स्मॉल हो, किसके कंपेयर में? रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो उसे हम बोलेंगे थिन लेंस। इसके जैसा कोई भी थिक लेंस होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल फोकस एंड अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सेम जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर के केस में बताया था, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं बर्निंग ऑफ ए पेपर यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये सन है, सन रेज आ रही है यहाँ से फिर ये किस पे आ रही है? प्रिंसिपल फोकल पे, फोकस पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइट पेपर को लाते गए पास में, यहाँ पे देखिए बर्निंग होने लगा। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, जैसे कि हम मिरर के केस में हमने रे डायग्राम्स का देखा था क्या क्या रूल है, वैसे वैसे यहाँ रूल यहाँ भी है लेंस के केस में भी। पहला रूल है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेज आर अपीयर टू पास टू द फोकस, सेम जैसे पहले केस में था मिरर के केस में। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई सारी लाइट ट्रेवल हो रही है तो कहाँ पे अपीयर पास करेगी? अपीयर टू पास होगा फोकस पे। A ray of light passing through the principal focus, a ray of light passing through the focus of a lens are directed towards its
तो क्या हो जाएगा, ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ट्रेवल कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो क्या होगा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ट्रेवल अनडेविएटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। कोई डेविएशन नहीं होगा। तीनों केस है, अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करेगी, इसका जस्ट ये उल्टा कॉन्केव लेंस में। अगर लाइट रेज फोकस से पास हो रही है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, देखिए कॉन्केव लेंस में भी देखेंगे। अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, दोनों केस में देखिए। अब इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कैसे कैसे होता है, रूल को फॉलो करते हुए ड्रा करेंगे। तो पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी देख रहा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, पहले लाइट सब कहाँ पे बीट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे, देखिए यहाँ पे। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f। देखिए बियॉन्ड 2f में ऑब्जेक्ट है, एक पहले रेज गया, एक कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से। दूसरा रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, अनडेविएटेड निकल जाएगा। इमेज कहाँ मिल रहा है, देखिए ए डैश बी डैश। इमेज कहाँ मिल रहा है, बिटवीन द एफ एंड 2f। तीसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट 2f। ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लेते आ रहे हैं, 2f पे है, एक पैरेलल गया, फिर इसका कहाँ निकलेगा, ये प्रिंसिपल फोकस निकलेगा। दूसरा अनडेविएटेड निकल जाएगा सीधे। इमेज कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ मिला, दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना, इमेज यहाँ पे मिलेगा, कहाँ मिला, 2f पे या C2 पे, ठीक है। और देखिए चौथा केस क्या है, और पास लिया है ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है। सेम वैसे यहाँ कहाँ मिल रहा है इमेज, ए डैश बी डैश बियॉन्ड 2f। अब ऑब्जेक्ट एट f पे लाए, आप मिला है इन्फिनिटी पे, देखिए मिल रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाया है, फोकल और ऑप्टिकल के बीच में। अब देखिए इसका इसी साइड में इमेज मिलने लगा, अपीयर टू मीट होगा। कॉन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे हुआ, ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है। जैसे मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। इन इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इमेज फोकल पॉइंट पे मिलेगा, एलई डिस्टेंस मिलेगा, रियल इन्वर्टेड। केवल लास्ट वाले केस में देखिए बताया था मैंने, वर्चुअल इलेक्ट मिल रहा है, और सेम साइड में लेंस के सेम साइड में इमेज मिल रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाई ए कॉन्केव लेंस, इसमें तो दो ही मिलेगा। कब, जब क्योंकि पोजीशन ऑब्जेक्ट दो ही होगा, या तो इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे कहाँ पे मिलेगा, प्रिंसिपल फोकस पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पे होगा, 2f एंड f के बीच में होगा। तो कहाँ मिलेगा इमेज, देखिए यहाँ f और o के बीच में, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी केस में क्या है, कहाँ मिला, फोकस पे, f1 पे, हाईली डिमिनिश्ड दिख रहा है पॉइंट साइज, एंड वर्चुअल इरेक्ट मिल रहा है। इसमें डिमिनिश्ड, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा है, क्लियर। तो इसमें हमेशा वर्चुअल मिलता है कॉन्केव लेंस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ए लेंस फॉर्म ए फुल लेंथ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन its half portion is covered with a black cloth because each part of a lens forms the complete image of the object। अगर हाफ पोर्शन को हम लेंस से कवर भी कर दें तब भी आपको फुल लेंथ इमेज मिलेगा, क्लियर। इंटेंस ऑफ द इमेज फॉर्म, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर ऑफ द लेंस। स्क्वायर ऑफ द अपर्चर ऑफ लेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, इंटेंसिटी। If half of the lens is covered with a black cloth, then the aperture of the lens decreases, hence the intensity of the image formed by half covered lens decreases। When a convex lens of focal length f is cut into two equal half में आप लोग कट कर दिए along the principal axis, मतलब कि ऐसे है, b से कट कर दिए, then focal length of each half is also f। तो दोनों जो लेंस मिलेंगे उसका भी focal length f ही होगा। When a convex lens of focal length f is cut into two equal half vertically, अगर वर्टिकली ऐसे कट कर दें, then focal length of each of is 2f हो जाएगा, ठीक है।
साइन कन्वेंशन देखिए कैसे कैसे यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही है। अगर लेफ्ट में है तो यू इज़ नेगेटिव, अगेंस्ट क्योंकि इंसिडेंट लाइट हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। इधर इस साइड में वी भी देखिए नेगेटिव है, इस साइड में वर्चुअल इमेज मिलेगा और इस साइड में रियल इमेज मिलेगा। लेंस हमेशा जो भी इमेज मिलता है लेंस में वो हमेशा मिरर के अपोजिट में होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। ये आपके फॉर्मूला कॉपी में जाएगा लेंस फॉर्मूला। दोनों में केवल एक ही अंतर है, बीच में माइनस का साइन है, देख लीजिए आप लोग, ये माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बताइए वी एफ क्या है? 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस माइनस 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। Magnification produced by a lens, the ratio of the height of the image of the to the image of the object क्या होता है? m इक्वल टू h डैश बाई एच या v बाई यू। ये भी आपके फॉर्मूला शीट में जाएगा। मेरे केस में क्या था, यहाँ पे माइनस v बाई यू था। आप लोग याद रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाते समय आप लोग बिल्कुल गलत मत करिएगा। उस केस में m इक्वल टू h डैश बाई एच इक्वल टू माइनस v बाई यू था, जबकि लेंस के केस में v बाई यू है केवल। मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव इफ इमेज फाउंड बाय लेंस इज वर्चुअल। वर्चुअल के केस में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा मैग्निफिकेशन। तो कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है मैग्निफिकेशन, क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज मिल रहा है आपको। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव कब मिलेगा? व्हेन इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, नहीं तो आपको रियल इमेज के केस में नेगेटिव मिलेगा। लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, अगर दो लेंस को कॉन्टेक्ट करें, आपस में जोड़ें, consider two lenses of focal length f1 and f2 respectively. When these lenses are in contact, the combination we have as a single lens of focal length capital F, इसको बोलेंगे equivalent lens. The combination of lenses in contact are equivalent lens behaves as a convex lens, तब behave करेगा convex lens की तरह। If either both lenses in contact are convex lens, या तो दोनों convex lens हो तब कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, या एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज कॉन्टेक्ट विथ कॉन्केव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है, तब करेगा। बोथ द लेंसेज इन कॉन्टेक्ट आर कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस की तरह कब बिहेव करेगा? तो दोनों कॉन्केव हो, या एक कॉन्केव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज इन कॉन्टेक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। नीड ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, क्यों भैया जरूरत है, क्यों जरूरत है आपको इक्विवेलेंट लेंस की? ए सिंगल लेंस इज अनेबल टू फोकस ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सच लेंस suffers from a defect called monochromatic aberration. Moreover, a single lens is unable to focus all the parallel rays of light or traveling at a distance from the principal axis at one point on the principal axis of the lens. Such lens suffers from a defect called spherical aberration. तो दो तरह का एबरेशन होता है, मोनोक्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन। Thus, a camera, telescope, and microscope using a single lens produce a colored and blurred image of the object. To have a sharp image of an object, an equivalent lens या combination of lenses is used in camera, telescope, and microscope. अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टर्म, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस इज एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग। कितना कन्वर्ज या डाइवर्स कर पा रहे रेज को, उससे फॉल हो रहा है, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपके फॉर्मूले की कॉपी में जाएगा। P इज इक्वल टू 1/f, कब? जब f मीटर में हो। जब f सेंटीमीटर में होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 100/f। कैपिटल P पावर को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं। पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्यों? f पॉजिटिव है। पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव। डायोप्टर क्या कहलाता है? डायोप्टर होता है SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, तो बोलते हैं डायोप्टर। इसे नोट करते हैं कैपिटल D से। पावर ऑफ ए लेंस इज 1 डायोप्टर कब कहलाएगा? जब इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, अगर एक का पावर P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज,
कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस यूज टू फॉर्म द इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन द फिल्म ऑफ ए कैमरा। कैमरा में यूज करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज करते हैं, मून को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जैसे कि ट्रीज, हाउस, पर्सन को देखना हो तब यूज करेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंस यूज इन माइक्रोस्कोप में करेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंस यूज एज रीडिंग ग्लास में यूज करेंगे। और कहीं यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस का इफेक्ट हो, ह्यूमन डिफेक्ट हो ह्यूमन आई में, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। करेक्ट मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस का डिफेक्ट हो ह्यूमन आई में, तो कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, जो कि CBSE 3 बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग इसको लगाएंगे। तो क्या गिवन दिया हुआ है? इसमें गिवन दिया हुआ है F दिया हुआ है, सॉरी F दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है इसलिए नेगेटिव है फोकल। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, H दिया हुआ है, F दिया 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड, किस डिस्टेंस पे आपको लिखना चाहिए, U पूछ रहा है। इमेज कहाँ मिला? सॉरी, इमेज मिला आपको, B मिल रहा है आपको 15 सेंटीमीटर फ्रॉम, बी कितना दिया हुआ? 15 सेंटीमीटर, फ्रंट में बोल रहा है, बी मिले। आल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, एच डैश निकालना। तो आपको जो फॉर्मूले मैंने बताया थे, फॉर्मूले की कॉपी में लिखने के लिए, और ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा था? लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/v = 1/f। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे? v दिया है आपको, यहाँ से रखिए v की वैल्यू, f की वैल्यू यहाँ से रखिए, u आप निकाल लेंगे, ठीक है। u निकल जाएगा, u आएगा -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फ्रंट ऑफ द लेंस रखा हुआ है। अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, m = h डैश अपॉन h = v/u। यहाँ से h डैश निकल जाए, क्यों? h दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u आ गया, तो आप h डैश निकल जाएगा। क्लियर? अब आप लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें पावर पे क्वेश्चन है। 2 लेंसेज हैं, एक पावर +2d है, दूसरे का -d। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस? क्लियर है यहाँ पे? पहला केस हो रही है, पहला केस में +2d है, मतलब ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्टर पावर पॉजिटिव है, फोकल भी पॉजिटिव होगा, तो पहला क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और इसका फोकल कितना हो जाएगा? 1/p। p कितना दिया हुआ है? 1/2। f कितना है? मीटर में आएगा, 15 मीटर, ठीक है, या 50 सेंटीमीटर। फिर ऐसे इसका निकाल लिया आप लोग, ये कॉन्केव लेंस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है। कॉन्केव लेंस, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 2019 में आया हुआ है। क्या बोला है? ड्रा ए लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर बोला है, कौन सा मिरर बोला? कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स ऐसे बोला, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे रेज आएगी? बोला रेज कैसे आ रही है यहाँ पे? शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू द रे विच इज इंसिडेंट ऑब्लिक्युली, ऑब्लिक्युली इंसिडेंट हो रहा है, ऑब्लिक्युली आ रहा है मिरर पे, ऑब्लिक्युली निकल जाएगा, ठीक है। आइए, हाँ, इंसिडेंट रेस था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आई हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। मार्क ऑफ एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखेंगे। ए 15 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या करिएगा? H दिया हुआ है,
एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। सीबीएसई 2019 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यू दिया है, एफ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, u की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए आप, और तो इतना निकाला था, ठीक है, v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। अब आपको पोजीशन तो मिल ही गया, कहाँ मिल रहा है लेंस में, ऑब्जेक्ट का पोजीशन नेचर भी मिल गया और साइज ऑफ द इमेज फॉर्म भी मिल गया। साइज निकालने के लिए क्या करेगा, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू वी बाई यू से। h दिया हुआ यहाँ से और v दिया हुआ यहाँ से, u दिया यहाँ से। आप h डैश निकाल लीजिए कितना आ रहा, फिर आप सब कुछ पता कर लेंगे। 14 क्वेश्चन है, एक ये 2019 में भी पूछा गया है, एक कॉन्केव मिरर यहाँ पूछा गया है, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है, या फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। What distance from the mirror should a 4 centimeter object h 4 सेंटीमीटर है is placed so that it forms an image v का डिस्टेंस दिया है, v का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक, तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, h डैश निकालना है। At what distance from the mirror should a 4 cm tall object placed, u निकालना है, u निकालना, so that it forms an image at a distance of 30 cm from the mirror। इमेज कहाँ मिल रहा है, -30 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। तो अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आप u निकालेंगे, u आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू -v बाई यू, इस मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू h डैश बाई h। यहाँ से h डैश आ जाएगा, ठीक है, h डैश आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो अब आप बता सकते हैं ना कि कितनी दूर, ये लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये उल्टा मिल रहा है, इन्वर्टेड आपको इमेज मिल रहा है, और इसका साइज जो है ये ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक कॉन्केव मिरर is used for image formation of different position of an object. What inferences can be drawn about the following? When an object is placed at a distance of 10 cm, मीन्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका u -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है कॉन्केव में, तो f क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज v निकालना है, साइज ऑफ द इमेज h डैश निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा मेयर फॉर्मूले से कैसे निकालना है, n इक्वल टू m/v प्लस 1/u। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा v दिया हुआ, f दिया हुआ यहाँ से, u दिया हुआ यहाँ से, तो आपका v निकल जाएगा, v निकल गया। अब आप m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u से आप m निकाल सकते हैं, m निकल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट के साइज है कितना होना है, कितना टाइम से, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज आपको पता चलेगा v से कि वर्चुअल है कि रियल है, क्लियर। और लेबल डायग्राम भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एन एक्स वाई दिया हुआ, एन एक्स वाई कितना दिया हुआ 2/3। और रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड एन वाई जेड, एन वाई जेड कितना दिया हुआ 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। निकालना क्या क्या हम लोग को, एन जेड एक्स निकालना है। इफ द स्पीड दिया सी दिया हुआ, सी कितना दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वाई, वी वाई निकालना। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एन जेड एक्स होता क्या है, एन जेड एक्स होता है एन जेड वाई एन एक्स। इसको हम ये लिख सकते हैं एन वाई वाई एन जेड इंटू एन वाई वाई एन एक्स इंटू एन जेड वाई एन वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी वाई एन वाई वाई एन एक्स क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, ये क्या है एन एक्स वाई एन वाई, ये क्या है एन वाई वाई एन जेड है। एन वाई वाई एन एक्स क्या हो जाएगा 3/2, एन जेड वाई एन वाई क्या हो जाएगा 3/4, क्या होगा 9/8। एन जेड एक्स आ गया 9/8। क्लियर, एन जेड एक्स निकालना था, एन जेड एक्स निकल गया। और बी वाई निकालना है, तो एन वाई एक्स क्या हो जाएगा सी वाई बी। तो कितना है सी, कितनी वैल्यू दी है एन वाई एक्स की 3/2। सी कितना है 3 × 10⁸ बाई बी मतलब बी वाई, फर्स्ट वाला होता है सी मीडियम में वाई है बी 3/2। यहाँ से बी वाई निकाल लिए, सॉरी बी वाई निकाल लिए, कितना हो जाएगा बी वाई हो जाएगा 2 × 3 6/3 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका वी वाई निकल गया और एन जेड एक्स निकल गया। क्लियर, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप और भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। जो फॉर्मूले मैंने दिए हुए हैं फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, अपने फॉर्मूले सीट वाली कॉपी में, और उसको समझ करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू बच्चों। अगला चैप्टर हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही आप वीडियो में डाउनलोड कर दूँगा। थैंक यू बच्चों।